हेलो गाइस, वन पीस का चैप्टर 1130 का फुल समरी आ चुका है। चैप्टर का टाइटल है द कर्स्ड प्रिंस। तो यहाँ पर कर्स्ड प्रिंस डेफिनेटली लोकी को ही कहा जा रहा है, और वो क्यों कहा जा रहा है वो तो तुम्हें आगे पता चलने वाला है। अगर बात करें कवर पोस्टर की तो यामातो ओटामा के साथ सो रहा है। उस पल एक साया नजदीक आता है और एक रहस्यमयी हाथ यसुई का तलवार को चुराने के लिए पकड़ लेता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, कर क्या रहे हो। चैप्टर की शुरुआत एल्बाफ शिप पर होती है, जहां फ्रैंकी जायंट्स को बताता है कि अब उन्हें तलाश बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने जितना हो सके किया है, और जिनबे ने तो शार्क से भी नियर बाई सीज में तलाश करने को कहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो अब उनका बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने नकामा पर विश्वास करें और एल्बाफ पर रुकने चले। जायंट्स इस बात से सहमत होते हैं और एल्बाफ शिप अपना सफर जारी रखती है। अब सीन लूफी के ग्रुप पर शिफ्ट होता है, जो रोड के डायोरामा से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो एक जायंट कासल के अंदर है, जो लेगो कासल की तरह है, एक स्नोवी लैंड के बीच में जो फॉरेस्ट और माउंटेन से घिरा हुआ है। यह कासल एक माउंटेन के ऊपर है और इसकी तरफ एक बहुत लंबी ब्रिज है जो आसमान में एक ह्यूज ट्री ब्रांच से जुड़ी हुई है। नामी को सब कुछ देखकर चक्कर आ रहा है। अचानक उन्हें देखता है कि कोई ब्रिज पर कासल की तरफ आ रहा है और वो छुप जाते हैं। दो लोग जो कासल की तरफ आ रहे हैं वो हैं गोल्डबर्ग और गर्ड, जो न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स के मेंबर्स हैं। ये जायंट पायरेट क्रू हजरुद्दीन के अंडर है। गर्ड के साथ है पाइपर, उसका जायंट आउल। गर्ड बोलता है, मुझे समझ नहीं आता हजरुद्दीन ने ऐसे अजीब इंसान को अपने क्रू में क्यों रखा। जिसके रिप्लाई में गोल्डबर्ग बोलता है, क्योंकि उसके पास असली स्किल्स हैं नेविगेटर बनने के। वापस से गर्ड कहता है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो एल्बाफ का शेम है, लोकी से भी ज्यादा। गोल्डबर्ग और गर्ड कास्टल में इसलिए आए हैं क्योंकि आउल पाइपर ने देखा कि रोड का क्रो एक शिप ले जा रहा है। एल्बाफ में ट्रेसपासिंग इलीगल है और रोड का ये आदत है कि वो आसपास की शिप्स को ले लेता है और उन्हें ट्रेसपासर्स के रूप में क्लेम करता है। इस तरह रोड उन्हें लॉकअप कर सकता है। गर्ड कहती है, अगर वो देखती है कि रोड किसी को किडनैपिंग कर रहा है तो वो इस बारे में जारूल सामा, बिग मॉम के पुराने जायंट जो कि अब 408 साल का, को रिपोर्ट करेगी। नामी ट्रेसपासिंग इज इलीगल की बात सुनकर सबको छुप रहने का ऑर्डर देती है। जब गोल्डबर्ग और गर्ड कासल का दरवाजा नॉक करते हैं और रोड को बुलाते हैं, तब स्ट्रॉ हैट क्रू ब्रिज पर भाग रहे होते हैं। ब्रिज के नीचे एक जंगल है और बहुत सारे जायंट वुल्व्स हैं, लेकिन ब्रिज के बीच में लूफी रुक जाता है। वो कहता है कि उसने ये महसूस किया है जब वो ब्लॉक किंगडम के अंदर थे, और जोरो और सांजी को भी ये महसूस हुआ होगा। लूफी बोलता है कि ये एक आदमी की स्क्रीम है जो इतना पावरफुल है कि मैं इसे अपने पूरे शरीर में महसूस कर रहा हूं। लूफी चाहता है कि वो उस स्क्रीम के सोर्स को चेक करे। सांजी कहता है कि वो ग्रुप के साथ रहेगा और जोरो को लूफी के साथ जाने से रोक देता है। सांजी, ये मारिमो कभी भी किसी जंगल में नहीं जाना चाहिए। लूफी दूसरे लोगों से कहता है कि वो आगे बढ़ें, और फिर वो ब्रिज से नीचे जंगल में कूद जाता है। मॉर्निंग की वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट है कि वॉरियर्स पायरेट्स ने एगहेड पर अटैक किया है। कट बैक टू एल्बाफ शिप। न्यूज को डोरी और ब्रोगी को शॉक डिलीवर करता है। ये रिपोर्ट है कि जाइंट वॉरियर्स पायरेट्स ने अपने 100 साल के सोने से उठकर योंको स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ एगहेड को आग लगा दी है। दोनों कैप्टन्स जाइंट वॉरियर्स पायरेट्स के ब्रोगीद रेड ओर्ड्स और डोरीद ब्लू ओर्ड्स पर 2.6 बिलियन बेरीज का बाउंटी रखा जा रहा है। हम नए डोरी और ब्रोगी के वांटेड पोस्टर्स देखते हैं जो एगहेड में लिए गए हैं, और हर एक पर 1.8 बिलियन बेरीज का बाउंटी है। ब्रोगी कहता है, हमारा वापस आने का कोई इरादा नहीं था। जाइंट वॉरियर पायरेट बोल रहे होते हैं कि बॉसेस का पहले 100 मिलियन बाउंटी था ना, क्या बूस्ट है। रिप्लाई देते हुए रोबिन कहती है कि 100 साल पहले और अब के बीच काफी इन्फ्लेशन हो गया है, बट ये एल्बाफ वॉरियर्स के लीडर्स के लिए एक रीजनेबल नंबर है। अखबार में यह भी रिपोर्ट किया गया है कि लूफी वही है जिसने वेगा पंक को मारा, जिसमें लूफी की गियर 5 फॉर्म की बड़ी तस्वीर है। रॉबिन तस्वीर को देखती है और रुक जाती है क्योंकि उसने लूफी की बाहों पर एक एक्स निशान देखा। रॉबिन, क्या ये निशान हमेशा लूफी की बाहों पर आता है जब वो सबसे आजाद बनता है? फ्रैंकी, हाँ, मुझे सच में याद नहीं है। आखिर वो हमेशा कूदता रहता है तो तुम अच्छे से देख नहीं सकती। रॉबिन, ये थोड़ा असामान्य लगता है। उसकी बाह यहां झुकती है लेकिन निशान साफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। डॉरी, कोई बात नहीं, सोचने वाली बात है। अगर तुम्हें याद नहीं तो बता दूं कि जब विवी को स्ट्रॉ हैट फेयरवेल देते हैं तो सभी हाथ को ऊपर करते हैं, एंड सभी के हाथ में एक क्रॉस होता जो कि उनकी फ्रेंडशिप का सिंबल बन जाता है। तो हाँ, इट्स प्रिंसेस विवी जो स्ट्रॉ हैट को मैसेज दे रही है अपने बारे में। यह बताया गया कि जब डॉरी और ब्रोजी एब्सेंट थे तब लोकी, एक ऑफिशियल राजा का बेटा, पैदा हुआ। वो एक बुरा जायंट था जिसे शापित राजकुमार कहा जाता है। लोकी ने अपने पिता किंग हेराल्ड को मारा ताकि वो एक
पौराणिक अकुमा नो मी हासिल कर सके, जो राजाई परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। हम इस चैप्टर में किंग हैरल्ड को नहीं देखते। फिर लोकी ने वो अकुमा नो मी खा लिया। इस चैप्टर में इसके बारे में और जानकारी नहीं है। एल्बाफ के योद्धाओं ने लोकी को रोकने में सफलता पाई, लेकिन हाल ही में वो भागने के कगार पर था, इसलिए उन्हें लोकी को रोकने के लिए एल्बाफ के सभी योद्धाओं की ताकत की जरूरत है। फ्रैंकी को यह जानकर झटका लगता है कि कोई इतना शक्तिशाली है कि उसे बंद रखने के लिए सभी जायंट वॉरियर्स की ताकत की जरूरत है। फिर लुफी पर वापस कट होता है। एक बिल्कुल ईपिक डबल पेज में लुफी एक विशालकाय को देखता है जो भारी जंजीरों में बंधा हुआ है बर्फ के बीच में। वो विशालकाय लोकी है। लोकी का डिजाइन बाडास है। लोकी एक पतला और मस्कुलर विशालकाय है। उसके लंबे बाल हैं, दो चोटी के साथ सामने, और उसकी ठोड़ी पर दाढ़ी है। उसके हाथों पर कुछ टैटू हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या है। वो सामान्य विशालकाय कपड़े पहनता है, लेकिन उसकी बेल्ट के बकल पर एक जॉली रॉजर है जिसमें एक ताज है। वो सामान्य विशालकाय कपड़े पहनता है, लेकिन उसकी बेल्ट के बकल पर एक जॉली रॉजर है जिसमें एक ताज है। वो एक काले हेलमेट में है जिसमें दो लंबे सींग हैं जैसे मार्वल यूनिवर्स का लोकी, और उसकी पीठ पर एक कुल्हाड़ी है। अंत में हम देख सकते हैं कि लोकी की आंखें पट्टी से ढकी हुई हैं। लोकी लूफी से बात करता है। जब लोकी बोलता है तो उसकी लंबी जीभ लटकती है जैसे डोफ्लामिंगो। लोकी बोलता है, लूफी से अपना नाम बताओ। लूफी, मैं लूफी हूँ, वो आदमी जो किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। लोकी बोलता है, यह वॉरलैंड है, एल्बाफ के योद्धाओं की भूमि। अगेन लूफी कहता है, यह जगह कहाँ है और तुम कौन हो? यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। चैप्टर के फकिंग एपिक फाइनल डबल पेज में हम आखिरकार एल्बाफ को देखते हैं, जो सालों से इंतजार था। ऑफिशियल नाम एल्बाफ, इसलिए मैंने समरी में यह नाम इस्तेमाल किया। एल्बाफ एक पर्वतों का दृश्य है जिसमें बेहेमोथ इग्द्रासिल बीच में है, जो सभी पर्वतों से बड़ा है। इग्द्रासिल कम से कम 12-13 बार पर्वतों से बड़ा है। वहाँ कई वाटरफॉल्स हैं जो इस जाइंट ट्री से गिर रहे हैं। इग्द्रासिल का एक बीच का लेयर है जो इसकी शाखाओं से बना है और ट्रंक के इर्द गिर्द घूमता है। वो लेयर ऐसा लगता है जहाँ जाइंट्स रहते हैं, क्योंकि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं। और आखिरकार एक शानदार कैसल और गांव भी दिख रहा है। वहां कुछ कैनन भी हैं और एक बड़ा तलवार बीच के लेयर से गुजर रहा है जो लगता है जमीन तक पहुंच रहा है। ये एल्बाफ का एक बहुत सिंपल स्केच है। ओडा का आर्ट इससे बहुत बहुत बेहतर है। चैप्टर के लास्ट पैनल में लोकी अपनी शैतानी मुस्कान के साथ बात करते हैं, और मैं हूं लोकी, सन गॉड, जो इस दुनिया का अंत लाने वाला है। चैप्टर का अंत। वन पीस अगले 2 हफ्तों तक ब्रेक पर रहेगा क्योंकि इचिरो ओडा को कुछ रिसर्च करनी है।